मैं एकदम हम्बली कह रहा हूं, करंट पेपर टफ था, पेपर वॉज टफ दिस ईयर, करंट अफेयर्स वॉज ऑल्सो टफ, आसाम टॉपिक्स कठिन आया था, करंट अफेयर्स भी कठिन था, इकोनॉमिक सरल था। लेकिन इस बार कृपा ऐसी है भगवान की कि एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का बाहर से नहीं है। आई एम गोइंग टू प्रूव इट। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने पीडीएफ लिंक किया है, अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं ना, तो जो कमेंट सेक्शन में मैं पीडीएफ देता हूँ, तो उसमें एक और पीडीएफ मैंने दिया है, ठीक है, वो मैं यहाँ भी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, मैं अच्छा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स विल परसीव इट एज कि मैं अब मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बनाना तो जरूरी है ना। मुझे दुख होता है जब आप कहता है कि इज योर करंट अफेयर्स इनफ। अरे कितना मेहनत हो रहा है, तुमको दिख भी रहा है इसमें, ये तुम लोग पूछ लेता है कि इनफ, तुम करो तो। यूपीएससी में मैंने दिखाया कितना आया था 2 वीक पहले, ठीक है बार्सिलोना, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। आई विल टेक दैट FRBM थिंग ऑल्सो। अब थोड़ा बस देखते जाइए। आर्टिकल 371B, आसाम वाले को मैंने बोल्ड करके दिया था, स्पेशल कैटेगरी स्पेशल स्टेटस, तो मैंने बोला था बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आसाम वाला इंपॉर्टेंट है, तो बोल्ड करके दिया था, रेफरेंस दिया हुआ है नीचे। ठीक है, आपको जो रिवीजन वीडियो देता हूं, और इसका मतलब है कि ये करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी होगा और रिवीजन वीडियो में भी आया। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसके लिए? देयर रिसर्च ऑन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन कब से ऑपरेशनल होगा? 1 अप्रैल 2026। करेक्ट आंसर बी। अब देख रहे हैं, मतलब एज इट इज आ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व वाला तो आप लोगों को पता ही है, कौन मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व? RBI। भारत का स्टेशन अंटार्कटिका में कौन कौन सा ऑपरेशनल है? भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन बनाए, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। यहां साफ साफ लिखा है दक्षिण गंगोत्री नाउ अबैंडन्ड, मैत्री एंड भारती स्टिल ऑपरेशनल। सवाल है कि इनमें से कौन ऑपरेशनल है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, तुषार। तुषार नाम का तो कोई स्टेशन है भी नहीं, ये दोनों है ऑपरेशनल, ये था अब बंद हो गया। मिलेट मिशन, मिलेट मिशन सवाल थोड़ा ट्रिकी था। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट आया, मैंने पहले बताया कि मिलेट क्रॉप होता क्या है। मिलेट क्रॉप जो है वो न्यूट्रिशन रिच होता है, ये मैंने बताया। श्री फूड इसको इसलिए कहा जाता है, सुपर फूड। और मिलेट जो है वो एरिड एरियाज में भी, जहां पे बारिश कम होती है वहां पे भी ग्रो होता है। ठीक है, और असम मिलेट मिशन के बारे में मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मिलेट सेल्स वगैरह बनाए गए हैं ताकि मिलेट्स के प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके। अब ये पूछा कि असम सरकार जो असम मिलेट मिशन लेकर के आई है उसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे? न्यूट्रिशन कंटेंट, ये तो होगा ही बिकॉज इट इज फ्री फूड या फिर सुपर फूड। अगर एरिड एरियाज में ग्रो करता है, लो वाटर रिक्वायरमेंट है, तो फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज करेगा। कंट्रीब्यूट टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो जो राइस व्हीट उगाया जाता है उसके अलावा अगर एरिड एरियाज में हम लोग मिलेट भी उगाना शुरू कर दे तो अलग न्यू न्यू टाइप के क्रॉप्स तो ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो असम सरकार ने अपने वेबसाइट में 10-12 ऑब्जेक्टिव्स लिख करके दिए हैं कि ये हैं ऑब्जेक्टिव्स, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। फाइन, बट आप हर एक मिशन के हर एक ऑब्जेक्टिव को गवर्नमेंट वेबसाइट से रट नहीं सकते। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मिशन किस लिए है,
और उस हिसाब से यू कैन टेक एन इंटेलिजेंट गेस। तो इसमें अगर इंटेलिजेंट गेस लेते भी तो शायद से ऑप्शन आ जाता 1 2 3 4, बट करेक्ट आंसर इज 1 2 3। बट आई डिस्कस्ड व्हाट मिलेट इज, तो मैं इसको सीधा सीधा नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड मैंने आपको क्लास में बताया है। सोवरेन बॉन्ड तो मतलब सरकार बोरो कर रही है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड मतलब सरकार जब बोरो करती है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब बोरो करके अगर मान लीजिए कि सोलर पावर प्लांट लगा रहा है, विंड पावर प्लांट लगा रहा है, तो उस सब के लिए जो बोरो करती है, तो जो बॉन्ड रिलीज करती है उसको कहा जाता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। ओनली प्राइवेट इन्वेस्टर्स कैन सब्सक्राइब ग्रीन बॉन्ड्स, ऐसा नहीं है। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैन बी सब्सक्राइब बाय एनीवन, व्हाई ओनली प्राइवेट? द मोमेंट फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यू गेट आंसर बी। यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव बताया गया है यहाँ पे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसका आंसर ये है, म्यूचुअल कोऑपरेशन रिकवरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है ना। वन हेल्थ मिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। अब मैंने इसको सीधा नहीं मानूंगा, मैंने पीडीएफ लिख करके दिया है आपको। जो अब मैं आपको अभी डेटा बता देता हूं, 44 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें से 32 डायरेक्ट हैं, बाकी 12 ऐसे हैं जिसमें 4 में से मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट मान लीजिए नहीं दिया है, तो ये उन 12 में से एक है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट डिस्कस्ड है। चौथा स्टेटमेंट कि इंडिया इज फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू अडॉप्ट वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, वो नहीं है, बाकी 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। मैंने तारीख लिख करके दी है, वीडियोज आपके सामने पर हैं, तो आई कैन नॉट ऑल्टर इट ना। अरे तारीख मैंने लिख करके दी है, तो एवरीवन कैन गो बैक एंड क्रॉस चेक। तो मैं पुराने डेट में जाकर के तो वीडियो नहीं चेंज कर सकता ना। अच्छा हाँ, ये 2024 है, आई एम सो सॉरी, ये 6 जुलाई 2024 है। उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑलरेडी है, यहां लिखा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। आर यू गेटिंग? आसाम में है भी नहीं, नेगोशिएशन चल रहा है। ऑप्शन में दिया है कहां कहां पे है या नेगोशिएशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु। डार्क ऑक्सीजन, यहां साफ साफ लिखा है डार्क ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो कंप्लीट डार्कनेस में जनरेट होता है, बिलो द ओशन सरफेस। यहां पे डार्क ऑक्सीजन रेफर्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन टोटल डार्कनेस, ये स्टेटमेंट सही है। डार्क ऑक्सीजन रेफर्स टू, ये पढ़ो, इन वेरी डीप ओशन, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ यू रीड ऑप्शंस, थर्ड स्टेटमेंट बस इसी में है, सो यू हैव टू रीड ऑप्शंस ऑल्सो मेनी टाइम्स, इवन वन स्टेटमेंट इज इनफ। भारतीय न्याय संहिता, अगेन देखो, ये जो नया आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया है, उसमें मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया और मॉब लिंचिंग को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। 5 से ज्यादा लोग अगर मिल करके किसी को मारते हैं तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाएगा, उसको भी अब क्रिमिनल ऑफेंस है। पहले उन सब पे इंडिविजुअली मर्डर चार्ज लगता था, मर्डर केस लगता था, बट नाउ मॉब लिंचिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस, सेपरेटली आइडेंटिफाइड ऑफेंस। सो मॉब लिंचिंग इज एन ऑफेंस एज पर भारतीय न्याय संहिता। दैट मीन्स स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट से क्या मतलब होता है, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो क्या बचा? ठीक है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, अच्छा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को पढ़ाया हुआ उन 12 में से मानो, क्योंकि ये आया था 2022 के दिसंबर में। इट केम, दिस रिपोर्ट केम इन 2022 दिसंबर, 20 दिसंबर को आया, मैंने 22 दिसंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया, मैंने खाली दे दिया है, बट ये काफ़ी ओल्ड है। ठीक है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे? बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। पर कैपिटा इनकम नहीं आएगा, पूछा इसमें से कौन नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। बट ये काफ़ी पुराना है तो इसको वी कैन नॉट कंसीडर। अब ये देखो, कुछ चीज़ें तो आप कॉमन सेंस से भी टिक कर सकते हो। मैंने आपको जब भी इकोनॉमी सिखाता हूं तो बताता हूं कि भारत की इकोनॉमी अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है।
जब तक हम, याद है वो एग्जाम्पल कि दादाजी पिताजी, तो जब तक आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी उम्मीद है कि 26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाए, 26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाए। अभी एचआर बोलता है कि भारत का लक्ष्य है 2047 तक कि हमारी इकोनॉमी 100 ट्रिलियन डॉलर हो जाए। तो ये स्टेटमेंट हो गया ना गलत? आर यू गेटिंग? अगर ये स्टेटमेंट गलत है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन नॉट करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि या तो 1 जवाब होगा, नहीं तो ए जवाब होगा, नहीं तो सी जवाब होगा। यानी कि अब सारा खेल जो है स्टेटमेंट 2 पे आ चुका है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2। तो विकसित भारत इनिशिएटिव इंपावर्स यूथ, वुमेन एंड अंडर प्रिविलेज्ड फार्मर्स, रिकॉग्नाइजिंग देम एज पिवोटल कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये नोट्स में भी कराया है, बजट में भी 4 थीम थे कि भारत का थीम था बजट में विकसित भारत बनाना है। वो बजट का डिस्कशन भी यूट्यूब पे है, और विकसित भारत बनाने के लिए इन चारों पे फोकस करना है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट मीन्स नॉट करेक्ट में ये नहीं आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? 1। अरे ये कहाँ गया? लाइकवाइज रेपो रेट वेपो रेट तो अब क्या ही बात की जाए। आदित्य L1। अब नया कुछ पढ़ते हैं। ये टैरिफ वाले का एक मैं बता देता हूं सर, टैरिफ वाले का एग्जाम क्या होगा। टैरिफ वाले का देखो, टैरिफ वाले का तो नियम से जवाब होना चाहिए ए। ठीक है, हमने करंट अफेयर्स में डिस्कशन में भी किया है, जब टैरिफ रेट्स, बार बार हमने डिस्कस किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ रेट्स बढ़ा दिया, टैरिफ वॉर गोइंग बिटवीन चाइना एंड यूएस। तो किसी भी देश के अंदर जब कोई सामान आता तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को कहा जाता है टैरिफ रेट्स बढ़ा देना। ठीक है, लेकिन एपीएससी ने जवाब दिया है बी। मैंने डब्ल्यूटीओ का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेकर के दिया है। डब्ल्यूटीओ के वेबसाइट पे आप जाओगे तो लिखा रहेगा कस्टम ड्यूटी ऑन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स आर कॉल्ड टैरिफ्स। ठीक है, तो इंपोर्ट्स के ऊपर जो ड्यूटी लगता है उसको कहा जाता है टैरिफ। बट एपीएससी ने जवाब दिया है बी, इसलिए बच्चे इसको क्लेम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? सर 2-3 साल पुराना करंट अफेयर्स आया है, 2 या 3 आया है, ज्यादा नहीं। पुट्टा स्वामी जजमेंट आर्टिकल 21। ठीक है, अरे राइट टू प्राइवेसी, आईटीआर साफ साफ लिख के दिया इंटरनेशनल। अच्छा, आईटीआर को 50-50 वाला माना जाएगा, रीजन बीइंग कि 4 में से 3 स्टेटमेंट यहाँ कवर्ड है कि फ्यूजन रिएक्टर के लिए है, और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि इसका नाम है इंडियन थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि क्या लिखा है? इंटरनेशनल। और ये किसके लिए है? फ्यूजन रिएक्टर है। तो सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, फ्यूजन रिएक्टर। तो पहला गलत है इंडियन के कारण, तीसरा गलत है फ्यूजन के कारण, दूसरा सही है। ये चौथा स्टेटमेंट की आईटीआर जो है इट ऑल्सो मीन्स द वे या पाथ इन लैटिन, ये स्टेटमेंट यहां नहीं था। ठीक है सर, बट एनी गुड्स क्रॉसिंग नेशनल बाउंड्री फ्रॉम आउटसाइड विल इट बी इंपोर्ट ओनली? नो, इट कैन बी एक्सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। थोड़ी लिखा है वहां पे, क्रॉसिंग लिखा है ना, क्रॉसिंग इट्स बॉर्डर। तो क्रॉसिंग इट्स बॉर्डर तो इंपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, ये वाला। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है ए। पॉइंट इज कि आज के मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये पीडीएफ अटैच करके दे दिया है, गिनी कोफिशिएंट, अच्छा पीएम जनमन स्कीम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीवीटीजी, ये 4 यहाँ पे एज इट इज। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है उनमें से भी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए एक अलग से कैटेगराइजेशन उसको कहा जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उनके जो 4 क्राइटेरियाज हैं, वो 4 क्राइटेरियाज एज इट इज पूछा है। ठीक है, कि पीवीटीजीज डिफाइन होने के लिए क्या 4 क्राइटेरिया होने चाहिए। गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व, ये टॉपिक नंबर 581 पूछ रहा है कि गिनी कोफिशिएंट से कौन सा कर्व बनता है? आंसर इज लॉरेंज कर्व। सीआरआर वीआरआर तो क्या ही बताया जाए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, काजीरंगा नेशनल पार्क कब बना था? टाइगर रिजर्व साल 2007 में, यहाँ बोलता है 2003 में, तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। पूछ रहा था इनकरेक्ट क्या है, तो ये होगा इनकरेक्ट।
कौन सा स्टेट पे कब बना, तो सारा स्टेट यहाँ दिया और सबसे लास्ट में कौन बना, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ लिखा हुआ है 87। अलग अलग स्कीम्स हैं, ये स्कीम आसाम टॉपिक्स में भी कराया गया था, मैंने भी कराया था। कुछ दिनों पहले यूपीएससी का चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है बताया था, नीति आयोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही बताया था मैंने। नीति आयोग का प्रेसिडेंट से कुछ लेना देना नहीं है, नीति आयोग को कौन बनाता है, प्रधानमंत्री। पूछ रहा है कि कौन इसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते, तो नीति आयोग विल नॉट बी द आंसर। सो यूपीएससी के बारे में मैंने बताया था, कौन अपॉइंट करता है, चेयर प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया, प्रेसिडेंट। यहाँ साफ साफ आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पॉलिटी के क्लास में भी होगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि करंट अफेयर्स में भी आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर। इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, आंसर इज 137। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, एज इट इज। टॉपिक नंबर 382, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्स ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका आंसर क्या है, बी है। अमाउंट ऑफ टोटल लॉन्ग वेव रेडिएशंस ग्रीन हाउस गैसेस कैन ट्रैप इन कंपैरिजन टू CO2 ओवर पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। वेस्टर्न घाट वाला यार मेरे हिसाब से एपीएससी ने गलत दिया, वेस्टर्न घाट में ना वो बोल दिया है कुछ और ही बोल दिया है। ये 2 पैनल बनाएंगे, सब जानते हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे ये किया है, क्या सोच के किया है। माधव गाडगिल कमीशन एंड कस्तूरी रंजन कमीशन, ठीक है, ये कमिटीज बेसिकली, ये दोनों कमिटीज को बनाया गया था वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। टॉपिक नंबर ये कराया हुआ है। तो गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंजन कमिटी रिपोर्ट आर रिलेटेड टू, आंसर वुड बी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो क्या आंसर होना चाहिए, सी। बट यूपीएससी एपीएससी ने कुछ और दे दिया है, आई डोंट नो, बट ये तो वो चेंज कर देंगे, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट में एक पार्ट मैंने बताया था, मैनग्रोव कहाँ कहीं पे भी होते हैं, दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो इस तरीके से दे हेल्प इन, यहां पे लिखा हुआ ना, मैनग्रोव हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल यहां पे दिखाया गया है, फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछा है। HDG आपको भी याद आ रहा होगा अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन रहे हो तो, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया था। फुकुशिमा जापान के अंदर है, वहां पे ये 12 मार्च को कराया था मैंने, ठीक है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में 3 अलग अलग जगह कराया था। जापान के अंदर एक जगह है फुकुशिमा, 2011 में हुआ क्या था कि वहाँ अर्थक्वेक आने के कारण फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज हो गया था, दैट लेड टू अ न्यूक्लियर डिजास्टर, इट हैपेंड इन 2011। गिनी कोफिशिएंट वाला हमको पढ़ाया नहीं, तो अरे पढ़ा देंगे, तुमको नहीं पढ़ाया तो तुम्हारे साथ बेईमानी थोड़ी करेंगे, आगे बता देंगे, ठीक है। Likewise, I will share this PDF with you all because it's important for you to have confidence कि जो पढ़ाया जाता है वहां से चीजें हो रही हैं, ठीक है। सवाल आसान नहीं था, ये आप भी मानते हैं, करंट अफेयर्स का तो खासकर। जब माइक्रो आरएनए वगैरह वो सब आया था, माइक्रो आरएनए mRNA आया था, वो आया नहीं, क्यों नहीं आया वो है, नहीं यहाँ इसमें क्यों नहीं आया पता नहीं, शायद से हम लोग जंप कर गए होंगे। माइक्रो आरएनए वाला, क्योंकि उस पे तो पिछले साल नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला था, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस टॉपिक के लिए मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, उन्होंने माइक्रो आरएनए के बारे में पूछ लिया, राइट। अब माइक्रो आरएनए के बारे में वी डिस्कस्ड, सर करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो नहीं मिला सर, अब क्यों मिलना है, अब तुमको अगले साल का मिलेगा, ठीक है। कहाँ गया माइक्रो आरएनए, कुछ छूट गया क्या, ये वाला है। देखो पिछले साल दिया गया था नोबेल प्राइज 2024 में, वो नोबेल प्राइज हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। ये जीन एक्टिविटी, हमारे अंदर जो जेनेटिक एक्टिविटी चलती रहती है उसको रेगुलेट करने में जो कंपोनेंट काम करता है वो होता है माइक्रो आरएनए, उसको समझने के लिए दिया गया था पिछले साल का नोबेल प्राइज।
अब अगर आपको बस इतना पता है कि जीन एक्टिविटी रेगुलेशन को समझने में काम आता है mRNA, दैट ऑल्सो वुड बी इनफ. mRNA plays crucial role in gene regulation. That means third statement is correct. क्या जवाब आ गया? बी. एपीएससी हो या यूपीएससी हो, उनका काम है आपको पहले डरा देना. ठीक है, भारी भरकम पूरा सवाल बना के दिया. ये सब सवाल जब पेपर में आता तो आधा पेज कवर कर लेता है, माइक्रो आरएनए ये वो, अब तुम घबरा जाओगे. लेकिन अगर तुमको कुछ बेसिक बात भी याद आ गई तो इट कैन इजिली गेट एलिमिनेटेड, यू कैन इजिली गेट आंसर. आर यू गेटिंग? सो टेस्ट देते रहिए.